चलिए, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है, हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। उस किताब का 8वां चैप्टर जो है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि भाई ये जो चैप्टर है कीमो प्रिवेंशन एंड कैंसर, ओके, ऑथर रे डी स्ट्रैंड। अब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और ये चैप्टर थोड़ा पेचीदा भी है, चीजें इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है। हालांकि मेरा ये टॉपिक जो है वो 15-20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, बट स्टिल मैंने इस सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए आज मैं पार्ट ए कवर करूंगा और अगले मंगलवार को मैं इसका पार्ट बी जो है वो कवर करूंगा। सो कीमो प्रिवेंशन एंड कैंसर। सो ऑथर जो है ये शुरू करते हैं ये चैप्टर को एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट से जो मैंने यहाँ लिखा है कि भाई एक डॉक्टर के लिए सबसे डेंजरस जो काम होता है, ये ऑथर कहते हैं, वो ये है कि अपने पेशेंट को ये बताना कि आपको कैंसर है। है ना, बोलते हैं ये बहुत मुश्किल काम होता है। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट काम, है ना, बिकॉज किसी के लाइफ को डिस्ट्रक्ट करने जैसा ये स्टेटमेंट है, राइट। बट क्या करें, वो लिखते हैं कि भाई डॉक्टर का प्रोफेशन ही ऐसा है, तो उसमें अगर हम ठीक करने की ताकत रखते हैं पेशेंट्स को, तो हमें पेशेंट्स की जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको बताने की भी हिम्मत करके बताना पड़ता है, राइट। एंड डॉक्टर कहते हैं कि यूएस एलोन, जब ये किताब वो लिख रहे थे, जब प्रिंट हुई थी, उसी साल के बारे में बात कर रहे हैं कि ये साल के एंड तक 1.3 मिलियन जो नए केसेस डायग्नोज होंगे अमेरिका के अंदर कैंसर के, राइट। और यूएस में अगर ये हालत है तो ऑफ कोर्स पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में भी इसी प्रकार की कोई ना कोई गणना जो है, काउंटिंग जो है वो हो रही होगी इस किताब के आधार पर कि भाई कैंसर के जो केसेस हैं वो धीरे 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 इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। ऑथर कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम, जो न्यूयॉर्क सिटी का जो टाइम स्क्वायर है, जहां पर जब हैप्पी न्यू ईयर जब होता है, 31 दिसंबर जब होता है, तो वहां पे एक बड़ा जश्न होता है, वहां पे वो बड़ा एक बॉल जो है वो ड्रॉप होता है एंड न्यू ईयर के लास्ट सेकंड के ऊपर वो ड्रॉप होता है, दे हैव गॉट लॉट ऑफ फन। तो वो जब हो रहा होगा, मतलब ये साल जब एंड हो रहा होगा, जब ये किताब लिखी गई, तो लगभग 5-5.5 लाख पेशेंट्स जो हैं वो अपनी जान दे चुके होंगे कैंसर की वजह से यूएस में। सो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि विश्व में भी ऐसा ही कोई ना कोई आंकड़ा जो है कैंसर को लेके रन हो रहा होगा, है ना। कितनी बड़ी चीज ये हो रही है कि भाई कैंसर की वजह से कैंसर भी लोगों को डिटेक्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स एंड ऑल। सो ऑथर ये भी कहते हैं कि अमेरिका जो है, जिस साल ये किताब लिखी जा रही है उस साल का ये आंकड़ा है कि ना, अमेरिका जो है वो $25 बिलियन कैंसर रिसर्च के ऊपर स्पेंड करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसके बावजूद भी कैंसर से होने वाली डेथ जो है उसके नंबर्स को बढ़ते हुए वो रोक नहीं सकता, वो कम नहीं कर पा रहा। सो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो कभी कभी ऑथर उसमें लिखते हैं कि ये जो डेटा है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो कैंसर की तरफ हमारा अप्रोच है उसके अंदर थोड़ा सा हमें चेंज और बदलाव लेके आने की जरूरत है, ताकि हम पेशेंट्स को और मदद कर सकें। एक तो उन्हें बचा सके कैंसर तक होने से, और दूसरा उनको हम अगर हो चुका है तो उन्हें हम हेल्प कर सके वहां से रिकवर होने में। रिकवर नहीं हो सकते तो उनकी लाइफ को, है ना, थोड़ा सा सुकून वाली जिंदगी बना सके एंड तक। तो इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर ये चैप्टर डिजाइंड है, और आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये पीपीटी के माध्यम से कि ये चैप्टर के अंदर ऑथर जो है वो क्या बता रहे हैं। आशा करता हूं कि ये नॉलेज जो आज आपसे शेयर करूंगा ये आपको एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगी, और आप आपके पहचान में, आपके आस पड़ोस में, आपके खुद के परिवार के अंदर भी, है ना, ये सुनने के बाद, आज इस चैप्टर को पार्ट ए सुनने के बाद कुछ स्मॉल स्मॉल फैसला जो है, चेंजेस जो है, बदलाव जो है वो लेके आने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए। सो आगे हम देखते हैं रूट कॉजेस क्या है कैंसर के। कैंसर किन किन वजहों से होता है, क्या क्या रीजंस हैं कैंसर होने के। काफी रीजंस अगर आप ये स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, है ना, आपका मोटापा आपको कैंसर तक लेकर जा सकता है। बार बार बॉडी के अंदर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या सूजन जो हो रही है वो आपको लेके जा सकता है कैंसर तक। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, इसके ऊपर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे हम। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, शायद उसके साइड इफेक्ट से भी आपको कैंसर हो सकता है। टॉक्सिसिटी, एसिडिटी जो डेवलप होती है बॉडी के अंदर, वो भी कैंसर तक लेकर जा सकता है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो हैं ये भी कैंसर तक लेके जा सकते हैं। स्मोकिंग, है ना, नंबर 1 रीजन कैंसर होने का
वो है स्मोकिंग। और नंबर 2 रीजन कैंसर होने का कि स्मोकिंग करते हुए व्यक्ति के पास में बैठकर उस धुएं के अंदर सांस लेना। नंबर 2 रीजन, भाई मैं तो स्मोक नहीं करता लेकिन मेरे आसपास में लोग स्मोक करते हैं और मैं बहुत धुआं अंदर लेता हूं, बाहर जाता है, ये नंबर 2 सेकंड रीजन है कैंसर को डेवलप होने का। राइट। स्ट्रेस है ना, सोचते रहना, चिंता करते रहना, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कैंसर होता है। जेनेटिकली कैंसर होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी कैंसर हो सकता है, आपकी पुअर डाइट जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर है उसकी वजह से भी आप उस हालत तक पहुंच सकते हैं। आपकी लाइफस्टाइल बहुत आलस्य वाली है, आलसी है आप, बहुत लेजी है ना, है ना। जो काम खड़े होके हो सकता है तो वो बैठ के करूंगा, जो बैठ के हो सकता है वो लेट के करूंगा, जो लेट के हो सकता है वो करूंगा ही नहीं। ये सोच विचार वाले शायद आप हैं। और राइट, वो सोच से भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसके माध्यम से भी हो सकता है। देखिए कितने सारे कारण यहाँ पर लिखित हैं कि ये कैंसर बेसिकली आपको किन किन वजहों से हो सकता है। राइट। मेरे को लगता नहीं कि कोई कोना बचा है कि जिसकी वजह से कैंसर ना हो सके। राइट, ठीक है। बट बट ये सभी कारण जो हैं, अगर इनको हम एक शब्द में समावेश करने की कोशिश करें, इसको इन सभी रीजंस को एक ही वर्ड में डालने की कोशिश करें कि भाई एक शब्द जो कॉमन हो इन सब चीजों के लिए, जिसको जिससे कहा जाए कि भाई इन वजहों से कैंसर होता है, तो वो शब्द क्या है? वो शब्द है कार्सिनोजेंस। राइट। कार्सिनोजेंस जो है ये वो शब्द है जो जो भी चीजें या जो भी केमिकल्स हो या किसी प्रकार की चीजें हो जिससे कैंसर प्रमोट होता है या कैंसर तक बॉडी पहुंचती है, कैंसर बॉडी में आता है, उसे कहते हैं कार्सिनोजेन। ऑलराइट। अब ये फूड के माध्यम से भी हो सकता है, सनलाइट के माध्यम से भी हो सकता है, तो क्या बाहर निकलना बंद कर दिया जाए? वायरसेस के माध्यम से हो सकता है, इन्फेक्शियस एजेंट्स के माध्यम से हो सकता है, अलग प्रकार के केमिकल्स। आज तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। सबसे नीचे लाइन अगर आप पढ़ेंगे, हमारा शरीर और हमारा आज की तारीख में हमारा शरीर जितना ज्यादा केमिकल से एक्सपोज होता है वो हमारे पिछले पूर्वजों के समान बहुत अधिक है। और इसी के साथ में दूसरा हकीकत ये भी है कि आने वाले समय में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो हमसे भी ज्यादा अधिक केमिकल्स को एक्सपोज होगी, जितना हम आज नहीं हो रहे उससे भी अधिक वो होगी। राइट। सो हमारे को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ये कैंसर जो है, ये कार्सिनोजेंस जो है, ये बेसिकली होता क्या है और ये हमें कैंसर तक हमारे शरीर को पहुंचाता कैसे है। तो एक चीज, एक कॉमन डिनोमिनेटर जो इन सभी कार्सिनोजेंस के ऊपर वर्क करता है, जो कैंसर तक पहुंचने में, जो भी आप किसी भी प्रकार के कार्सिनोजेन से एक्सपोज हो जाएं, आप शायद स्मोक से एक्सपोज हो जाएं, आप शायद अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज हो जाएं, आप शायद कोई केमिकल से एक्सपोज हो जाएं जो खाने के माध्यम से, पेस्टिसाइड है ना, आपके सब्जियों के ऊपर, आपके फलों के ऊपर, आप शायद कोई नॉनवेज खा रहे हैं उसमें अगर हार्मोन का इंजेक्शन लगा हुआ है, शायद उसके माध्यम से आप कोई कार्सिनोजेन से एक्सपोज हो जाए, किसी भी रीजन से आप कोई भी प्रकार के कार्सिनोजेन से आप एक्सपोज हो जाए, एक चीज कॉमन होती है, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये स्टार्ट हो जाता है। और अब तक जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं तो हमें ये समझ में आ गया अब तक कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से पैदा होता है बॉडी के अंदर। सो आपका ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के ऊपर रेडिकल्स जो है वो अटैक करते हैं, वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं उसके अंदर के कंपोनेंट्स को, और डैमेज करके या तो उसको सीवियरली ऑक्सीडेटिव करने के बाद मार देते हैं कंप्लीटली, नहीं मार देते तो कम से कम उसको डैमेज रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये नंबर 1 रीजन है, ये सबसे नंबर 1, दिस इज ओनली रीजन वाई ऑथर के हिसाब से, इस किताब के हिसाब से, कि ये कार्सिनोजेंस जो है एक्सपोज होने के बाद बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं। राइट। सो यहाँ पर ऑथर जो है वो बात कर रहे हैं, अगर आप ये देखें ये फोटो, तो ये आपके नॉर्मल सेल्स हैं और नॉर्मल सेल्स के बीच में 2-3 सेल्स जो हैं ये डैमेज हो गए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये डैमेज हो गए। ये डैमेज होने के बाद धीरे 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 ये आसपास के जो रेडिकल्स इसमें आ गए, तो आसपास के जो सेल्स हैं उनको भी ये अपना असर दिखाना शुरू करते हैं और ये धीरे धीरे उनको करते करते ये एक दिन बड़ा कैंसर के रूप में डेवलप हो जाते हैं, वो जो बॉडी का हिस्सा है। और फिर ये जब कैंसर एक ऐसा भी हो जाता है कि ये आपके किसी भी शरीर में जाके ये ट्रांसफर हो सकता है ना, आपके अगर किडनी में है तो लंग्स में जा सकता है, लंग्स में है तो हाथ तक जा, कहाँ तक भी ये पहुंच सकता है ये। राइट। सो राइट। सो यहाँ पर एक रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं कि डॉक्टर पीटर कोविक करके एक डॉक्टर हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं,
इन्होंने 2001 में, है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है उसके अंदर इन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया, और वहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी थियरीज हैं जो अब तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में आए, मतलब जितनी भी थियरीज हैं जो लोग बात करते हैं कि भाई इसकी वजह से कैंसर होता है, इसकी वजह से कैंसर होता है, इसकी वजह से कैंसर होता है, उनमें से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब डिटेल में है, और ये मतलब प्रूवन है, और ये समय जो होता है, राइट, बार बार अपने आप को ये साबित करता है कि भाई ये कैंसर जो है ये इस वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, राइट, ठीक है। सो ये आपको मतलब दिस इज द मेन कॉज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से कैंसर तक हमारा शरीर जो है वो पहुंचता है, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, मतलब किस तरह से होता है। तो हमारा जो सेल है, जितने भी हमारे सेल्स है, हम सब जानते हैं कि हमारा सेल जो है वो शरीर के अंदर मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई क्यों होता है? बिकॉज जो भी उसका काम है वो करने के लिए वो मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर जब एक सेल, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसके अंदर का जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट हो रहा होता है। डुप्लीकेट मतलब रेप्लिकेट बोलेंगे तो उसको भी तो बनाना पड़ेगा ना। जब अल्टीमेटली जाके दो सेल बनेंगे तो दोनों में अपना अपना डीएनए होना चाहिए। तो ये जो मल्टीपल हो रहा होता है, एक सेल से जब दो सेल का डिवीजन, एक सेल से दो सेल बन रहे होते हैं, राइट। सो एक मदर सेल है, वहां से धीरे धीरे ये स्टेज वाइज होते होते टूटते टूटते दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, राइट। तो ये जो स्टेज जब हो रहा होता है ना, जब ये डिवीजन हो रहा होता है, इस पूरे डिवीजन, सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस। इस डिवीजन के दौरान इस डिवीजन के दौरान जो डीएनए होता है, एक सेल में इतना होता है, फिर वो डीएनए स्ट्रेच होके टूटकर दो बन रहे होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन स्टेज में होते हैं, वो भी डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ना, जहां पर ये डीएनए जो है ये डैमेज हो रहा होता है, वो पॉइंट सबसे कमजोर पॉइंट होता है, जहां पर फ्री रेडिकल आराम से अटैक कर सकता है और उस डीएनए को अपना इंपैक्ट करके डैमेज कर सकता है। तो वो जब सेल बन रहे हैं वो दोनों सेल को डैमेज कर देगा, एंड दोनों सेल को डैमेज कर दिया। हेल्दी सेल्स थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई होने के टाइम पर डीएनए के ऊपर उसने अटैक कर दिया, और डीएनए अटैक करने के बाद में सेल्स को उसने डैमेज कर दिया। डैमेज करने के बाद में धीरे धीरे अब वो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करके आपका जो वो बॉडी का पार्ट है ना, वही पूरा का पूरा कैंसर के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है जिसकी वजह से होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट, ठीक है। और सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक चीज क्या है इस पूरे मतलब प्रोसेस में, या इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस, ओके। और कार्सिनोजेनेसिस जो है ये 4 स्टेजेस में होता है, जिसको कहते हैं ना हम, कैंसर जो है वो 4 स्टेज में होता है। लेटेंट स्टेज, इनिशिएशन स्टेज, प्रमोशन स्टेज, प्रोग्रेशन स्टेज। और दुर्भाग्यवश कैंसर को पता लगाना वो लास्ट स्टेज में ही जाकर मालूम पड़ता है। इसीलिए जिसको कैंसर हो चुका होता है उसको वहां से फिर से रिकवर करके वापस लेकर आना बड़ा डिफिकल्ट और बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। एंड फिर डॉक्टर्स के पास में क्या होता है जी, कीमोथेरेपी करने का ऑप्शन होता है। आपके कैंसर सेल्स को मारेंगे, लेकिन उनको मारने के चक्कर में आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स जो होते हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और वो बंदा जो कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है वो और कमजोर फील करता है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑथर बताते हैं कि कैंसर का पेशेंट कैंसर से कम और कैंसर के ट्रीटमेंट से पहले मर जाता है, राइट। जो ट्रीटमेंट उसको हो रहा होता है बचाने के लिए, वही ट्रीटमेंट उसका मौत का कारण बन जाता है, करेक्ट, ठीक है। और ये जो पूरे स्टेजेस होते हैं, तो ऑथर बताते हैं कि आ, इसकी सबसे मतलब ये क्यों चौथे स्टेज पे डिटेक्ट होता है, क्योंकि क्योंकि इसकी शुरुआत जो होती है ना, वो कैंसर की शुरुआत जो है ना, इसको डेवलप होने के लिए 15 से 20 साल लग जाते हैं बॉडी के अंदर। तो जो व्यक्ति बोलता है ना आज मेरे को हुआ कैंसर, तो ये ऑथर के हिसाब से वो कह रहे जी 15 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ये लेटेंट स्टेज की। वो कहीं ना कहीं पर आपको वो, इसलिए जो यंगस्टर स्मोक कर रहे हैं, है ना, पी रहे हैं, दे हैव गॉट नो आइडिया लेटर स्टेज पे जाकर क्या होने वाला है उनके साथ बॉडी के अंदर, है ना। कितना भी सेल्फ टॉक कर लीजिए, कितना भी भगवान को प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन जो आपने डैमेज कर दिया है बॉडी के अंदर, वो कैसे रिकवर कर पाएंगे आप? बट उसको रिकवर करने के लिए प्रोसीजर भी होता है एनीवेज, है ना। दो कैंसर्स हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और एक प्रोस्टेट कैंसर। ये दो कैंसर्स के लिए अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उसको सेकेंड या थर्ड स्टेज के ऊपर पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए फीमेल्स को अपना ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट करने के लिए बार बार जाना चाहिए,
साल में 2 साल में एक बार, ये पता लगाने के लिए कि कहीं ये हो तो नहीं रहा है मेरे को। एंड अगर मेल जो एजेड है उनको प्रोस्टेट कैंसर जो है उसके लिए वो टेस्ट करना चाहिए, उसके लिए 2 सेकेंड, ताकि वो रिकवर करने में आसानी हो जाती है, राइट। बट अदरवाइज बाकी जितने भी प्रकार के कैंसर हैं वो सब चौथे स्टेज के अंदर जाकर ही डिटेक्ट होते हैं। दैट्स वाई ये इसका दुर्भाग्य है कि ये इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि ये कैंसर को जो ट्रीट करने का जो मेथड है वो मोस्टली कैंसर के स्टेज तक ना पहुंचे हर एक व्यक्ति, उस पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है एज कंपेयर टू कैंसर हो जाने के बाद फोकस करे जी अब तो हो गया, बताओ क्या किया जाए। ऑलराइट, यहाँ पर ऑथर जो है वो 2 केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। पहला केस है जहां पर वो बता रहे हैं कि मेरा जो एक पेशेंट है जिसको लंग कैंसर डायग्नोज हुआ था, उनके ऑन्कोलॉजिस्ट जो उसने रेकमेंड किया था कि आप कीमोथेरेपी लीजिए। और कीमोथेरेपी जो है एक ऐसा प्रोसीजर है उसके अंदर लंग कैंसर को निकालने का, जहां पर वो बताते हैं कि भाई आपका जो लंग कैंसर है उसको रेमिशन स्टेज में डालेंगे तो 40% जो आपका जो मतलब कैंसर है उसको रिकवर होने के चांसेस है। तो पेशेंट वॉज एनकरेज्ड, ये स्टैटिस्टिक्स से 40% चांस है ना। जब उसने वर्ड पूछा कि रेमिशन का वर्ड मतलब क्या होता है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर कैंसर का ट्रीटमेंट ये मेथड से सक्सेसफुली हो गया तो आप 3 महीना और जी सकते हो। जितना जीने वाले से 3 महीना और जी सकते हो। तो वो बोलता है हट बुड़बक, ये कह रहे कि इतना सारा खर्चा, इतना सारा पैसा लगाए 3 महीना जीने के लिए। ठीक है, एनीवे। बट ये ट्रैजिक स्टोरी है कि भाई नीडलेस टू से दिस वाज नॉट व्हाट माय पेशेंट हैज होप्ड टू हियर, ओके, बट दिस इज व्हाट हैपेंस विद कैंसर पेशेंट्स। ऑथर बता रहे हैं उनकी खुद की जो मदर है, उनकी मम्मी, राइट, उनको डायग्नोज हुआ विद ब्रेन ट्यूमर। उनके जो रेडिएशन थेरेपिस्ट है उन्होंने कहा कि 1% चांस है अगर आपको थेरेपी दी जाए तो आपकी जिंदगी जो है वो लंबी हो सकती है। तो मेरी मम्मी ने मुझे कंसल्ट किया, मैंने उनको बार बार मना किया कि मत करिए, इसमें कोई आपको ट्रीटमेंट का फायदा नहीं होगा, हम उसको और अलग तरीके देखते हैं। लेकिन मेरी मदर ने सुना नहीं, ट्रीटमेंट लिया और 6 महीने के बाद में वो गुजर गई, राइट। सो ऑथर बताने की कोशिश करते हैं कि वो कैंसर की वजह से कम गुजरी, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो इतनी कमजोर और बीमार पड़नी शुरू हो गई, इतनी सारी और अलग प्रकार की दवाइयां शुरू हो गई कि जिसकी वजह से वो ज्यादा मर गई, राइट। ठीक है, सो एन एग्रेसिव ट्रीटमेंट मे एक्सटेंड द लाइफ अ फ्यू मंथ्स टू इवन अ ईयर, बट the suffering our patients and loved ones must endure for the marginal benefits seems a cruelty to these whose lives are already so fragile। ये लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि जो इसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है ना उनकी लाइफ को कुछ महीने, शायद कुछ साल या थोड़ा लंबा समय तक उनको जीने के लिए सहायता कर सकता है। लेकिन जितने भी साल वो ट्रीटमेंट लेने के बाद जिएंगे, वो साल में जीने के बाद में वो जो जिस प्रकार की वो बीमार जिंदगी जिएंगे, जिस प्रकार का वो और दवाइयों के ऊपर निर्भर होकर जिएंगे, वो थोड़े से मार्जिनल बेनिफिट्स के लिए, है ना, वो एक प्रकार का मतलब बहुत क्रियोल है, मतलब है ना, बहुत खतरनाक चीज है जो इनके साथ में होती है जो कैंसर के द्वारा जा रहे होते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ऑथर बताते हैं कि इसका एक और जो रास्ता है कीमोथेरेपी के अलावा, वो है कीमो प्रिवेंशन। कीमो प्रिवेंशन क्या है? कीमो प्रिवेंशन एक मेथड है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा वो पेशेंट को हम लेकर जा सकते हैं, और वो पेशेंट जब जाता है उसके द्वारा तो चांसेस उसके रिकवरी के अधिक बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कीमोथेरेपी और एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब ये जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें सबसे पहला जो फेज होता है, स्टेप होता है, वो होता है कि रिस्क जो है उसको डिक्रीज करना, डिक्रीज द रिस्क। तो रिस्क डिक्रीज कैसे होगा? तो ऑथर बताते हैं सबसे पहला काम जो है कि आप स्मोक करना स्टॉप करें। ठीक है, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो स्मोक करना स्टॉप करें, बिकॉज नंबर 1 सबसे हाईएस्ट राइट चीज जो आपके बॉडी में पैदा कर रही है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो स्मोकिंग है, या फिर आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, वो ज्यादा सबसे खतरनाक चीज। सेकेंड, आप सनलाइट को एक्सपोज होना बंद कर दीजिए, मतलब आप कम कर दीजिए उसको, है ना। ऐसा सनस्क्रीन इस्तेमाल करिए जो आपको यूवीए और यूवीबी, है ना, इट्स मस्ट, बाहर निकलो, कैंसर नहीं भी है तो भी बाहर निकलो यूवीए सनस्क्रीन को लगाकर। यू नेवर नो कि क्या हो सकता है आपके साथ में आगे जाके, ऐसा ऑथर उस किताब में लिख रहे हैं। और आप एक लो फैट डाइट को कंज्यूम करना शुरू करें,
बिकॉज ऑथर उसमें बता रहे हैं किताब के अंदर कि मोस्टली जब कैंसर का आता है सामने, तो लो फैट डाइट, फैट जो है जो खा रहा है, या तो वो शायद कार्बोहाइड्रेट से बनने वाला फैट हो, या शायद वो फैट के रूप में फैट हो, वो बेसिकली आपके बॉडी के अंदर और ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करने की संभावनाएं जो है वो बना के रखता है। ठीक है। एंड लास्टली वो बताते हैं ये स्टेप के अंदर की और भी जो दूसरे दूसरे प्रकार के कार्सिनोजेन्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करिए कि भाई क्या मेरे लाइफ में और भी कोई प्रकार का कार्सिनोजेंस आ रहा है। से फॉर एग्जांपल, आप अगर अभी सब्जियां खरीद रहे हैं तो आप ट्राई टू हैव सब्जियां जिसके ऊपर कम पेस्टिसाइड हो, या जीरो पेस्टिसाइड हो, या जीरो केमिकल्स हो, बिकॉज एक प्रकार का वो भी कार्सिनोजेन है। आप जो दवाइयां अगर ले रहे हैं तो उसकी स्टडी करिए। आप अगर कोई और चीज ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो यू ट्राई टू हैव दोस्त, नॉनवेज भी ले रहे हैं तो ट्राई टू हैव, है ना, विच इज केमिकल फ्री। तो इस प्रकार से आप अपने आप को अवेयर करें कि और कौन से कार्सिनोजेंस हैं जो मेरे बॉडी में आ सकते हैं, तो मैं उसे कम करने की कोशिश करूं। दिस इज कॉल्ड कीमो प्रिवेंशन का फेज नंबर 1, डिक्रीजिंग द रिस्क, रिस्क को कम करना। कीमो प्रिवेंशन का जो फेज नंबर 2 है वो ये है कि यू मैक्सिमाइज द बॉडीज एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यून सिस्टम। आपके शरीर का जो एंटीऑक्सीडेंट मतलब कोशंट है वो, और जो इम्यून रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको आप बढ़ाने की कोशिश करें। तो उसका सबसे पहला रीजन वो बता रहे हैं कि स्टार्ट ईटिंग अ हेल्दी डाइट। एक हेल्दी डाइट कंज्यूम करना शुरू करें। ईट अ डाइट जिसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके। सो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक कैंसर रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर ग्लैडी ब्लॉक। ग्लैडीज ब्लॉक जो है ये बात कर रहे हैं कि भाई मैंने एक 172 एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज को किया पूरे वर्ल्ड में, जहां पर डाइट और कैंसर को मैंने कंपेयर किया। तो डॉक्टर ब्लॉक बता रहे हैं कि मैंने एक यूनिवर्सल एंड कंसिस्टेंट फाइंडिंग ढूंढा उसमें, और ये ढूंढा मैंने उसमें कि भाई वो इंडिविजुअल्स जो ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे थे, बिकॉज मेन सोर्स एंटीऑक्सीडेंट्स का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर वो लेस पाया गया एज कंपेयर टू दोज जो लोग कम खा रहे थे। दैट्स व्हाट ऑथर इस किताब के अंदर मेंशन कर रहे हैं। एंड या सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं ऑथर की, एक डॉक्टर ब्रूस एम्स हैं, ये भी एक लीडिंग रिसर्च कैंसर रिसर्चर है। ये बात कर रहे हैं उनके इंटरव्यू में जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित, उसमें ये बता रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो कंज्यूम करते हैं द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव ट्वाइस द रिस्क, उनके पास 2 गुना अधिक रिस्क होता है कैंसर डेवलप करने का, वो लोग जो लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं अपने जीवन में, राइट। कंज्यूम सप्लीमेंट्स, सेकंड जो उसमें स्टेप बता रहे हैं वो आप सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना शुरू करें, बिकॉज स्टडीज जो है ये बताती हैं कि सप्लीमेंटेशन ऑफ अ गुड डाइट ओवर अ 22 वीक पीरियड ऑफ टाइम एंड विद विटामिन सी, विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन, है ना, ये आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज जो डीएनए को हो रहा है स्मोकर्स या नॉन स्मोकर्स के लिए, वो बहुत मात्रा में कम कर देता है। विटामिन सी, विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन, दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये ऑथर ये भी कहते हैं कि विटामिन ई जो है वो तो यहां तक भी है कि भाई एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, तो एक्सरसाइज करने से भी हमारे सेल्स के जो डीएनए को डैमेज पहुंचता है उसको भी रिकवर करने की संभावना विटामिन ई के अंदर होती है, राइट। सो ये स्टेप नंबर 2 है इस पूरे कीमो प्रिवेंशन फेज 2 का, जहां पर आप अपने बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यून सिस्टम की जो मात्रा है या उसकी जो उसकी चीजों को इंक्रीज करें। तीसरा जो फेज है वो है एम्पावरिंग द बॉडीज रिपेयर सिस्टम, और इसके बाद में जो चौथा फेज वो, और उसके बाद में मैं क्या करूं अगर मुझे कैंसर हो गया है तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, और उसके बाद जो नेक्स्ट है उनकी कुछ केस स्टडीज हैं। ये सब सब्जेक्ट्स को मैं अगले मंगलवार को आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और मैं बातें करूंगा। ऑलराइट, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें, सो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अंदर हमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है अब तक, वापस से मैंने ये किताब को रीड किया, आई एम श्योर कि आप में से काफी लोग एग्री करेंगे मेरे साथ में कि कुछ कुछ सबसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये हमें कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्स के ऊपर हमें रहना इंपॉर्टेंट है, चाहे बीमारी हो चाहे बीमारी ना हो, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यस और नो, करेक्ट, आप भी एग्री करेंगे, राइट। अगर आप ये किताब को वापस